में आकाश और सुमित स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। आज से मुझसे कुछ नहीं मांगना। जो लेना है अपनी नई अम्मा से लेना। अशोक दोनों बच्चों को धमकाते हुए कहता है। अगर तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अरे सारा दिन यहाँ से वहाँ फिरते रहते हो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया है तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते रहते हो। कभी भी पैसे वैसे नहीं देते। हम स्कूल यूं ही चले जाते हैं। सब बच्चों के पास स्कूल में पैसे होते हैं और हम बिल्कुल खाली जाते हैं। अब वो कहती है अगर मुझसे कुछ मांगोगे, परेशान करोगी तो कान काट दूंगी। अभी से झूठ बोलने लगे हो। झूठ की भी हद होती है। मैं तुम्हें कितने प्यार से रखती हूँ कि कोई बुराई न दे। सौतेली माँ बच्चों को परेशान करती है। मैं तो खुद नहीं खाती, लेकिन तुम दोनों को दे देती हो। इतना सुनना था कि अशोक ने सुमित की दोनों कान पकड़कर उठा दिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रूपाली ने दौड़कर बच्चों को आकाश के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, अरे बस रहने भी दो, बच्चे को क्या मार डालोगे? हाय हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो आगे इस घर का खुदा ही मालिक है। शर्मिली सी बच्चे की कान का दर्द देखा न गया। वो छुड़ाने को दौड़ी थी, लेकिन रूपाली पहले ही पहुंच गई थी। पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब अब आंखें खुलेंगी। पराई औलाद का दर्द क्या जानूं? मुझसे इन बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता, वरना इस घर से कब की चली जाती। खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझसे पैसे बार बार मांगते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। मैं खुद इन दोनों की शरारत देखता हूँ, अंधा थोड़ी ना हूं मैं। अरे दोनों जिद्दी और मुंहजोर हो गए हैं। आकाश को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेज देता हूँ। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है, इसका सारा सामान पैक कर दो। अरे अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी? आज आंखें क्यों इतनी तेजी से खुल गई? बच्चा हॉस्टल में अकेला कैसे रहेगा? अगर इसकी माँ होती तो ऐसा कभी ना होने देती। तुम्हारी ही ने इन्हें बिगाड़ के रखा है। ना मैं तुम्हें घर की मालकिन बनाता, ना ये बिगड़ते। अरे मैं तो ही विष की गांठ हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ। तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। ये कहकर रूपाली वहां से चली जाती है। शर्मीली बच्चे को रोता देखकर परेशान हो उठी। वो सुमित को अपने कमरे में लाकर उसे चुप कराने लगी, लेकिन बालक और जोर जोर से रोने लगा। अशोक को लगा अब शर्मीली मुझसे खूब हंसी मजाक किया करेगी, लेकिन उसकी आशा पूरी नहीं हुई। पहले तो शर्मीली कभी कभी उनसे हंस बोला भी करती थी, लेकिन अब बच्चों की ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते तो बच्चों को उसके पास बैठा पाते। कभी देखती कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी उनके साथ कोई खेल खेल रही है और कभी कभी कोई कहानी सुना रही है। एक दिन अशोक का एक दोस्त अशोक से मिलने आया और अशोक से कहने लगा, आजकल तो बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहते होगे नई बीवी के साथ। अरे तुम बड़े भाग्यवान हो यार, जो इस अधेड़ उम्र में जवान पत्नी मिल गई। बहुत ख्याल रखती होगी तुम्हारा। यहाँ देखो, अरे जिंदगी बवाल हो रही है। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। अरे कोई लड़की वड़की हो तो बताओ यार। अरे ऐसी गलती ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ भाई, मैं तो शादी करके यार बहुत बुरी तरह से पछता रहा हूँ। अरे बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी के मजे उठा लूं, लेकिन अब अरे ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। अशोक भाई, तुम भी क्या बात करते हो यार? लौंडिया को पंजू में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दूं, बस रंग जम गया। मैं ये सब कुछ करके हार चुका हूँ भाई। अच्छा तो मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। अरे आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते। अरे क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्रियां या सर का बाल पका रह जाए। न जाने भाई क्या जादू कर देते। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ आदमी का हुलिया ही बदल देती। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीस क्या लेती है भाई? अरे फीस तो यार मुझे पता नहीं, शायद 1000 लेते होंगे। ऐसे काम के लिए इससे कम तो भाई होगा नहीं। अजी कोई पाखंडी होगा। अरे बेवकूफ कोई लूट रहा होगा। कोई मेकअप वेकअप लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता हूँ।
सरकारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं है। देखो 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 1000 रुपए कौन सी बड़ी बात है भाई, 1 महीने की आमदनी है। अरे मेरे पास तो 1000 रुपए की कीमत 1000 रुपए है। आंखों में सूरमा और बालों में खुशबू वाला तेल पड़ा हुआ हो। अरे दूध का पिचकना भी जरूरी है। जरा तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर देखो कैसे तुमसे हंस हंस के बातें करेगी। और हाँ, एक तो शेर भी याद कर लो। अरे जब भी बात करो ना, शायरी कहते हुए करो। 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखो भाई, अगर वो तुम्हारा दम ना भरने लगी तो जो जुर्माना कहो वो दो। अशोक ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन इसमें से कुछ बातें उसके मन में बैठ गई। उस दिन से वो हर रोज जवान दिखने के लिए कोई ना कोई काम करते। जब भी शर्मीली से बात करते तो 1-2 शायरी जरूर सुनाते। अशोक की ये चाल काम कर गई। दूसरे दिन जब अशोक ऑफिस से घर आए तो देखा शर्मीली अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखाई दिया। आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। समय से घर आ जाया करो। अरे यार, ऑफिस में बहुत काम होता है, ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलते हैं। अभी थोड़ा काम और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बनाकर घर आ गया। क्यों इतना काम करते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ना काम किया जाता है। मुझे रुपया का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो ठुकराई नहीं जाती ना। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना ही आना अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त आकाश स्कूल से लौटा और बोला, भाई जी, कुछ खाने को दे दीजिए। शर्मीली ने एक प्लेट में खाना लाकर आकाश को दे दिया। आकाश खाना लेकर चला गया। पहले तो घर में आते ही नहीं थे। मुझसे बोलते में भी शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवाने के लिए भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। अशोक को आकाश पर संदेह हुआ और कुछ चिढ़कर बोला, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? इसे यहाँ आने मत दिया करो, दीदी के हाथ भिजवा दिया करो। शर्मीली ने ये बात प्रशंसा पाने के लिए लोभ में कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम ना था। उसे लड़कों से सचमुच प्यार था। लेकिन शर्मीली का ये वार उल्टा पड़ गया। अशोक आकाश पर शक करने लगा। वो उसे शर्मीली से दूर रखना चाहता था। इसलिए अशोक ने कहा, देखो, मैं चाहता हूँ कि कल से तुम स्कूल में ही रहा करो। मैं मास्टर जी से कहकर तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। मुझे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। जब से कहिए मैं चला जाऊंगा। आकाश उदास होकर अपनी बुआ के पास जाकर बोला, बापूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। कह रहे थे कि तू यहाँ आवारा हूँ की तरह इधर उधर फिरता रहता है। स्कूल में रहेगा तो आवारा गर्दी से बचू। आकाश एक नानार लड़का था। ये बात अशोक भी जानता था, लेकिन उसे शर्मीली से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसे स्कूल भेज रहा था। फिर रूपाली बोली, ये तुम्हारी नई अम्मा का करा धरा है। उसी ने कहा होगा। नहीं बुआ जी, मुझे उन पर कोई शक नहीं है। वो बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। तू ये क्रिया चरित्र क्या जाने, ये उसी की लगाई हुई आग है। देख, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। रूपाली झिलाई हुई शर्मीली के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथ लेने का, कांटों में घसीटकर, तानों से छेदने का, रुलाने का अवसर वह हाथ से जाने नहीं देती थी। शर्मीली उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। वह चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारें, सब कामों में देखरेख करती रही। पर रूपा उस पर तनी ही रहती थी। मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो, जो हर वक्त अशोक के कान भरती रहती हो? क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आकाश को घर से निकालने की तैयारी हो रही है और उस पर कहती हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? दीदी जी, तुम्हारी भाभी भरोसा क्यों नहीं? हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है।
लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी? हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है, वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी, हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी, माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जानता नहीं तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ। सारा दिन हो गया, शिकार में सिर्फ एक चिड़िया ही मिली है और वो भी मर चुकी है। इसे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। वैसे भी कुछ ही देर में शाम होने वाली है।
अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। अरे, इधर तो एक कबूतरी भी बैठी है। क्यों ना मैं इसे भी पकड़ लूं? ये सारी बातें सोचकर शिकारी अपना धनुष बाण उस चिड़िया के ऊपर तान देता है। तीर कमान से छूटते ही चिड़िया के पैर में जा लगा। चिड़िया फड़फड़ाते हुए जमीन पर आ गिरी। वाह वाह, एक शिकार और मिल गया। इसे बेचकर आज का राशन मिल जाएगा। हे शिकारी, तुम मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चिड़िया, मुझे तुम्हें मारने और पकड़ने का कोई शौक नहीं। ये सब कुछ मैं अपने पापी पेट के लिए करता हूँ। यदि मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? शिकारी की यह बात सुन चिड़िया उसकी मजबूरी को समझ जाती है। हे शिकारी, तुम मुझे मत बेचो। तुम मेरा इलाज कर अपने साथ रखो। मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। लेकिन क्या सच में तुम मेरी किस्मत को बदल सकती हो? हाँ हाँ शिकारी, मैं एकदम उचित कह रही हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। ठीक है चिड़िया, तो फिर चलो मेरे साथ मेरे घर। फिर शिकारी उस चिड़िया को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। चिड़िया, तुम इसी स्थान पर बैठो। मैं तुम्हारे घाव पर दवाई लगा देता हूँ। इतना बोलकर शिकारी चिड़िया को वहीं पर बैठाकर दवाई लेने जाता है। वह जल्दी ही एक कटोरी में दवाई ले आता है और उस चिड़िया के घाव पर लगाता है। चिड़िया, अब तुम यहीं पर बैठकर आराम करो। कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे वाह चिड़िया, तुम तो एकदम ठीक हो गई। अच्छा, अब तुम यही घर में रुको। मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं शिकारी, अब तुम शिकार नहीं करोगे। लेकिन चिड़िया, यदि मैं शिकार नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? तुम शायद भूल गए कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगी। हाँ हाँ, मुझे याद है। लेकिन तुम करोगी क्या? शिकारी, तुम जाओ और बाजार से ऊन खरीद कर ले आओ। लेकिन चिड़िया, मेरे पास तो 1 रुपया है। इससे कितनी ऊन मिलेगी? अरे 1 रुपए में जितने भी ऊन मिले तुम बस ले आओ। अच्छा ठीक है चिड़िया, मैं ऊन लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर शिकारी वहां से चला जाता है। कुछ समय गुजरने के बाद वह ऊन के 4 गोले लेकर आ जाता है। चिड़िया, ये लो, मैं ऊन ले आया हूँ। ठीक है, तुम इस ऊन को यहीं पर रख दो। मैं रात को इस ऊन का उपयोग करूंगी। अगले ही दिन शिकारी जैसे ही सोकर उठता है तो वह देखता है कि सामने टेबल पर एक बहुत ही सुंदर शाही सूट रखा हुआ है। अरे, ये इतना सुंदर शाही सूट किसका हो सकता है, जबकि यहाँ तो कोई नहीं। अरे चिड़िया,